नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी है पर। बच्चों, इससे पीछे की वीडियो में यानी लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपके साथ मिलकर एक टॉपिक डिस्कस करा था, जिस टॉपिक का नाम था बच्चों डेप्रिसिएशन, जहां पे हमने डेप्रिसिएशन का मतलब समझा था और डेप्रिसिएशन किन कारणों की वजह से होता है, कुछ रीजंस भी पढ़े थे। एक बार फटाफट इसको 2 मिनट में रिकॉल कर लेते हैं और फिर आज के टॉपिक को मिलकर आपके साथ आगे चलते हैं। तो बच्चों, डेप्रिसिएशन का सीधा सीधा मतलब बताया था हमने कि सर फिक्स एसिड्स की जब भी वैल्यू में क्या आती है बच्चों, कमी आती है, तो फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसिड्स। फिक्स एसिड्स क्या होते हैं सर? जो ऐसे एसिड्स जो हमें बहुत लंबे समय तक बेनिफिट देते हैं, कई सालों तक, 1 साल से ज़्यादा, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, जैसे फर्नीचर, जैसे व्हीकल और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं बिजनेस के अंदर जिनसे हमें बहुत सालों तक फ़ायदा मिलता है। इन एसिड्स को क्या बोलते हैं? फिक्स एसिड्स। तो जब इनमें इनके प्राइस में बच्चों कमी आती है तो हम उसी को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। अब कमी क्यों आती है? तो सबसे पहला रीजन पड़ा था बच्चों नॉर्मल वियर एंड टियर। नॉर्मल वियर एंड टियर का मतलब होता है टूट फूट के कारण। दूसरा हमने पढ़ा था बच्चों पैसेज ऑफ टाइम, मतलब जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे इनकी कीमतों में क्या देखने को मिलती है? कमी देखने को मिलती है। तीसरा हमने वर्ड पढ़ा था बच्चों ऑब्सोलिसेंस। क्या वर्ड पढ़ा था? ऑब्सोलिसेंस वर्ड अपने आप में बच्चों इंपॉर्टेंट था। हमने इसे हिंदी मतलब समझा था अप्रचलन। ऑब्सोलिसेंस का राइट मतलब यानी सही मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जब भी कोई चीज़ यूजफुल ना रहे, यानी अब हम उसका यूज़ करने के लायक नहीं है या अब हम उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑब्सोलिसेंस। तो मैंने इसका मतलब भी लिखा था कि यूज़ करने के लायक नहीं है या फिर अब वो यूज़ नहीं की जा सकती है, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑब्सोलिसेंस। अब ये 2 तरीके के कारण हो सकते हैं। हमने कहा था कि चेंज इन टेक्नोलॉजी, जब टेक्नोलॉजी में चेंज आ सकता है तो हम लोग कहते हैं उससे बेटर टेक्नोलॉजी है तो अब वो यूज़ में नहीं है, ठीक है। और दूसरा, कभी कभी वो चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आती है जिसकी वजह से वो ट्रेंड से हट जाता है, यानी हम उसका यूज़ ना करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो भी कीमतों में कमी देखने को मिलती है। ऑब्सोलिसेंस 2 तरीके का हो सकता है। एक होता है बच्चों एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस और एक होता है अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस का दूसरा नाम क्या था? फोरसीन। और अनएक्सपेक्टेड का बच्चों दूसरा नाम था अनफोरसीन। अनफोरसीन ऑब्सोलिसेंस या अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस का क्या मतलब था? हमने कहा था कि इसके अंदर बेसिकली जैसे चोरी हो जाना या फिर एक्सीडेंट हो जाना या फिर नेचुरल कैलेमिटीज आ जाना, यानी प्राकृतिक आपदाएं, जैसे अर्थक्वेक आ गया, क्लाउड बर्स्टिंग हो गया, सुनामी आ गई, तूफान वगैरह जैसे आ जाता है, बादलों का फटना हो जाता है, इन सबको हम क्या कहते हैं? अनएक्सपेक्टेड या फिर अनफोर्सिन ऑब्सोलिसेंस। तो जब बच्चों ऐसे इन कारणों की वजह से, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज, थेफ्ट या एक्सीडेंट, जब इन कारणों की वजह से चीज़ों की कीमतों में कमी आती है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू अनफोर्सिन ऑब्सोलिसेंस, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज, थेफ्ट या एक्सीडेंट, तो उसको एक नए टर्म से जानते हैं जिसे क्या बोला था हमने? कैपिटल लॉस, ठीक है। फिर हमने कुछ इसके अंदर डिफरेंस भी करा था, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा अच्छे से, ठीक है। आज के इस वीडियो में लेक्चर को आगे लेके चलते हैं और एक और बात समझ लेते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, फिर आगे लेके चलते हैं, ठीक है। क्या बच्चों, टर्म पढ़ा था हमने डेप्रिसिएशन, ध्यान दीजिएगा। डेप्रिसिएशन, क्या टर्म पढ़ा था बच्चों आपने? डेप्रिसिएशन, ठीक है। क्या तो डेप्रिसिएशन का बच्चों हमने सीधा मतलब समझा था, क्या समझा था? कि सर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो बच्चों क्या होता है? हमारा डेप्रिसिएशन होता है। क्या होता है? हमारा डेप्रिसिएशन होता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो बच्चों क्या होता है? हमारा डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ कुछ डेप्रिसिएशन के अल्टरनेटिव नेम होते हैं, तो वो आप लोग जरूर 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 लिखिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। क्या हम लोग बच्चों, आप इसे सिंपल डेप्रिसिएशन कह सकते हैं। इसका एक और फॉर्मूला होता है, आप वो भी लिख लो, फिर मैं इसके नाम लिखवाता हूँ। डेप्रिसिएशन का एक और फॉर्मूला होता है बच्चों, कोस्ट माइनस में स्क्रैप वैल्यू, कोस्ट माइनस में स्क्रैप वैल्यू अपॉन में बच्चों लाइफ ऑफ एसेट्स। आप ये भी ध्यान रखोगे, ठीक है। क्या
ठीक है, ये छोटा सा फॉर्मूला आप ध्यान रखना। यहाँ पे ध्यान रखना कि बच्चों किस कौन से कॉस्ट की बात करी गई है, तो हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, कौन से एसेट्स की बात करें बच्चों, फिक्स एसेट्स। अब ये स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू किसे कहते हैं, तो बच्चों स्क्रैप वैल्यू का मतलब ये क्या होता है सर, स्क्रैप वैल्यू बता दो। स्क्रैप वैल्यू का मतलब ये होता है बच्चों कि मान लो आज मैं एक कार खरीद रहा हूँ। मैंने क्या करी बच्चों, आज एक कार खरीदी, मैंने क्या खरीदी है, कार। एक कार बना दे आपके लिए, चलो एक कार बनाते हैं, ठीक है क्या, हमने एक कार बना दी, हमने क्या बना दी, एक कार। ये हमने एक कार खरीदी, ठीक है क्या बच्चों, ड्राइंग गंदी है बुरा मत मानना, ठीक है। ये कार है और इस कार की कीमत है बच्चों 10 लाख रुपए। कितने लाख रुपए हैं, 10 लाख। अब इस कार को बच्चों मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैंने चलाया कितने साल तक, अराउंडली मान लो 5 ईयर्स तक। तो किसी बच्चे ने पूछा कि सर आप ये कार कितने रुपए की खरीद के लेकर आए थे, मैंने कहा भाई 10 लाख रुपए की। मैंने कहा कितने साल चल गई, तो सर जी 5 साल चलेगी। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो, क्या आप मुझे बता सकते हो कि सर ये 10 लाख रुपए की कार 5 साल यूज़ करने के बाद कितने रुपए की बिकेगी या कितने रुपए की होगी। मैंने कहा यार अगर इसे 10 लाख रुपए की है और 5 साल अगर चलाऊंगा तो ये अराउंडली मान लो 2 से 3 लाख रुपए के आसपास हो जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू घटेगी भी तो यूज़ करूंगा तो बस इसी वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है कि जब भी कोई चीज़ आप यूज़ कर लेते हो तो यूज़ करने के बाद उसकी एक एस्टिमेटेड वैल्यू कितने रुपए की रह जाती है, यानी जब लगभग वो यूज़ करने के लायक नहीं रहती तो कुछ तो बिकेगा, तो वो कितने रुपए का हमें मिल सकता है, दैट इज द स्क्रैप। स्क्रैप मतलब होता है कूड़ा। स्क्रैप मतलब क्या होता है बच्चों, कूड़ा। तो इसकी कीमत एक कूड़े कचड़े के समान हो जाती है, ठीक है। यानी 10 लाख की कार 2 लाख रुपए के, तो एक कूड़े के बराबर ही मान लेते हैं हम, ठीक है क्या, ओके है क्या, ठीक है। अब इसके बच्चों अल्टरनेटिव नेम देख लो फटाफट, इसके अल्टरनेटिव नेम। डेप्रीशिएशन, आप इसे पेपर में बच्चों डेप्रीशिएशन वर्ड लिखा हुआ मिल सकता है, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डेप्रीशिएशन वर्ड लिख सकते हैं पेपर में लिखा हुआ, डेप्रीशिएशन लिखा हुआ मिल सकता है। दूसरा कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल मिल सकता है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, ध्यान रखना ये नाम भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। बॉक्स में करो इसको फटाफट, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। एक नाम और लिख लो, एक नाम और लिख लो, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है, ठीक है क्या। इन 3 नामों से हम इसे जान सकते हैं, या पेपर में या क्वेश्चन में हमें 3 नाम देखने को मिल सकते हैं। कौन कौन से 3 नाम फटाफट बता दो एक बार, डेप्रीशिएशन, कंजप्शन ऑफ फिक्स एसेट्स और रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट। ये 3 नाम हमें देखने को मिल सकते हैं। हाईलाइट करो, हाईलाइट करो इसको। कौन कौन सा, सर डेप्रीशिएशन के नाम से जानते हैं, सर कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से जान सकते हैं, बोल के बताओ एक बार, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। तीसरा रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स। सबसे ज़्यादा बच्चों कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर देखकर फटाफट 3 बार बोलो तो, डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, बोल रहे हो ना, वेरी गुड, ठीक है क्या। ये हो गई हमारी डेप्रीशिएशन की कहानी, ठीक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ, फिर मेरा सिर मत खाना कि सर इसका क्या मतलब होता है, ठीक। आओ आज का अगला जो टॉपिक है बच्चों वो है हमारा NFI। क्या है बच्चों, क्या है बोल के बताओ, नेट फैक्टर, नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है। ये आज का हमारा बच्चों टॉपिक है, बोल के बताओ सर फटाफट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। क्या है टॉपिक बच्चों, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। हाईलाइट करेंगे इसको, इसको हाईलाइट करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। शॉर्ट में इसे क्या बोलते हैं, इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसे शॉर्ट में बोलते हैं बच्चों NFIA। क्या बोलेंगे हम इसे, NFIA,
NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये क्या होता है समझाता हूँ, समझना। यहाँ पर बच्चों आप मान लो कि ये हमारी एक भाई साहब ये हमारे, ठीक है, और ये भाई साहब इधर कहीं रहते हैं एक कंट्री में। कौन सी कंट्री है? मान लो ये इंडिया है। ये क्या है बच्चों? इंडिया। और ये कहाँ रहते हैं? इंडिया के रहने वाले हैं। इधर भी एक हमारे भाई साहब हैं, इधर आओ आप, इधर बनाते हैं इनको। ये हमारे एक भाई साहब हैं, ये भी एक कंट्री के रहने वाले हैं, ये भी एक कंट्री के रहने वाले हैं। ये है यूएसए। कौन सी कंट्री है बच्चों? यूएसए। ये कहाँ के रहने वाले हैं? यूएसए के रहने वाले हैं। बात आ गई समझ में? ये भाई साहब हैं जो कहाँ के रहने वाले हैं? इंडिया के। ये भाई साहब हैं जो कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के। ठीक है, अब ये दोनों क्या करते हैं? अपनी अपनी जगह को अदला बदली कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अदला बदली कर लेते हैं। कैसे? मैं बताता हूँ। ये जो है ना, ये भाई साहब हमारे, ये जो आपको दिखाई दे रही है इंडिया वाले भाई साहब, ये उठते हैं और बच्चों कहाँ चल देते हैं? ये चल देते हैं अमेरिका वाले भाई साहब की जगह पे। यहाँ पे आ जाते हैं, आगे अमेरिका। ठीक है क्या? और ये जो भाई साहब आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये अमेरिका वाले भाई साहब ये उठ कर आ जाते हैं बच्चों कहाँ पे? इंडिया आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? इंडिया आ जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो चलो मेरे को बताओ, मैंने आपको क्या बताया? क्या बताया? फटाफट बताओ क्या बताया। अब ये भाई साहब कहाँ के रहने वाले हैं? ये तो अमेरिकन हैं। ये कौन है बच्चों? अमेरिकन। ठीक है, कहाँ आए हैं काम करने? इंडिया में आए। ठीक है, ये इंडिया में आए हैं। ये अमेरिकन है और ये कहाँ पे आए हैं? इंडिया में आए हैं। कहाँ पे आए हैं बच्चों? इंडिया में आए हैं। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सही से करता हूँ। ये इंडिया में आए हैं। और ये कौन थे बच्चों? ये इंडियन थे। कौन थे ये? इंडियन। और कहाँ काम करने के लिए आए हैं? अमेरिका में आए हैं। कहाँ आए हैं? अमेरिका में आए हैं। ठीक है, अमेरिका गए हैं। तो अब बच्चों देखो, ये यहाँ पे काम करेंगे तो बदले में ये यहाँ से कुछ चीज़ों को भेजते हैं। 3 चीज़ों को भेजते हैं, 1 2 और 3। ठीक है, इंडिया में काम करके ये 3 चीज़ें भेजेंगे। और ऐसे ही ये इंडियन भाई साहब अमेरिका में काम करके इंडिया में भी 3 चीज़ें भेजेंगे, 1 2 और 3। ठीक है, बात आ रही है समझ में? मैं इसे थोड़ा सा बच्चों सही से कर देता हूँ। हटो 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 हटो, आप भी हटो, आप भी हटो, आप भी हटो। ठीक है, ठीक है क्या? ठीक है क्या? यस सर बोल दो। ओके है क्या? यस सर। आओ, तो यहाँ से गई दूसरी चीज़ और ये गई यहाँ से तीसरी चीज़। ठीक है, कौन भेज रहा है? ये भाई साहब भेज रहे हैं, अमेरिका वाले। ये अमेरिकन भेज रहे हैं। ठीक है क्या? अमेरिकन है ये, अमेरिका से आए हैं भैया ये, और इंडिया से सारा पैसा कमाकर फॉरेन में भेज रहे हैं। ठीक है, हाँ या ना? तो कौन कौन सी चीज़ें भेजते हैं ये देखो। सबसे पहला बच्चों भेजते हैं ये नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या भेजते हैं बच्चों? नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सबका मतलब समझेंगे, बट अभी आप पहले लिख लो और समझ लो। ठीक है क्या? नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये पहली चीज़ है बच्चों। पहला पैसा भेजा। फिर एक दूसरी चीज़ भी भेजते हैं। क्या भेजते हैं? नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योर, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, और तीसरा पैसा भेजते हैं बच्चों नेट रिटेन अर्निंग। तो जरा एक बार हाईलाइट करो इनको और मेरे को बोल के दिखाओ। सबसे पहला क्या है? सबसे पहले क्या भेजा इन्होंने? बोलो, सबसे पहले क्या भेजा इन्होंने? सर नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। हाईलाइट करेंगे, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होता है अभी बताता हूँ।
दूसरा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है क्या। तीसरा रिटेन्ड अर्निंग, नेट रिटेन्ड अर्निंग। अब इनमें देखो यहाँ पे वर्ड यूज करा गया है क्या बच्चों, नेट। क्या वर्ड यूज करा गया है, नेट। क्या वर्ड यूज करा गया है, नेट। क्या वर्ड यूज करा गया है, नेट, ठीक है। तो नेट वर्ड का मतलब क्या है सर, यहाँ पे नेट वर्ड को बच्चों आप समझने के लिए बस ऐसे समझ लो कि नेट वर्ड का मतलब होता है बच्चों डिफरेंस। नेट वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, डिफरेंस, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो, दो देशों के बीच में डिफरेंस। किस चीज का डिफरेंस, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इनकम एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप और रिटेन्ड अर्निंग। अब ये होता क्या है, अब ये होता क्या है ये भी समझो। ये जो है ना हमारे भाई साहब कहाँ गए, अमेरिका के रहने वाले, ये रे। तो अमेरिका के भाई साहब बच्चों इंडिया में अगर काम करेंगे तो इंडिया में काम करने के बदले ना बच्चों इनको हमारी कंपनी 3 चीज़ें देती है। कितनी चीज़ें देती है बच्चों, 3। इंडिया में काम करने के बदले हमारी इंडिया की कंपनी इनको कितनी चीज़ें देती है, 3। 1 2 3। कौन कौन सी, पहले नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, फिर नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और तीसरा नेट रिटेन्ड अर्निंग। तो इन्होंने यहाँ से कमाया है और कमा के कहाँ को भेज रहे हैं भैया, अमेरिका को भेज रहे हैं। इन्होंने यहाँ इंडिया में कमाया है और कमा के कहाँ भेज रहे हैं भैया, इंडिया में भेज रहे हैं। तो बताओ इन्होंने यहाँ पे मेहनत करी कि नहीं करी भैया, इस अमेरिकन बंदे ने हमारे यहाँ क्या करी है, मेहनत करी है। तो मेहनत के बदले हमें इनको क्या देना पड़ेगा, पैसा। तो इन्होंने हमारे यहाँ मेहनत करी और मेहनत करके हमसे क्या कमाए हैं, 3 तरह के पैसे कमाए हैं, जिन 3 पैसों का क्या नाम है, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप और नेट रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है क्या। यस सर बिल्कुल सही है। तो भैया ये जो अमेरिका में गए तो बताओ ये हमने क्या करा है, मेहनत से कमा कर इनको दिया है ना, इन्होंने मेहनत से कमाया है। तो इन तीनों को बच्चों एक नाम से जानते हैं, हम कहते हैं फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्या बोलते हैं बच्चों, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। टू को हाईलाइट करेंगे, यहाँ पे टू शब्द को हाईलाइट करोगे, टू को हाईलाइट करेंगे, ठीक है क्या, बिल्कुल सर। आओ अब ऐसे ही बच्चों ये हमारे इंडिया के जो भाई साहब हैं, ये इन्होंने भी तो अमेरिका में मेहनत करी है, इन्होंने भी अमेरिका में क्या करी है, मेहनत। तो मेहनत करने के बदले इनको भी तो कुछ मिलेगा, हाँ। तो इनको भी 3 तरह की इनकम मिलती है, इनको भी 3 तरह की क्या मिलती है बच्चों, इनकम। पहली इनकम का क्या नाम है सर, सेम नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये पहली इनकम। फिर दूसरी इनकम का क्या नाम है सर, नेट इनकम, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नीचे लिख देता हूं क्या, नीचे लिख दूं क्या, नीचे लिख दूं, यस सर। आओ, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल सर, ओके है सर, ठीक है। और तीसरी इनकम का नाम क्या है बच्चों, तीसरी इनकम का नाम है नेट रिटेन्ड अर्निंग, नेट रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। 3 हाईलाइट करो पहले तो इनको, फटाफट बताओ। इंडियन वाले भाई साहब ने अमेरिका में कुछ पैसे कमाए थे, तो उन पैसे को हमने किस नाम से जाना, तो सबसे पहले क्या कहा बच्चों हमने, सर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है सर। दूसरा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तीसरा रिटेन्ड अर्निंग, ये 3 तरह की मेहनत करके इन्होंने पैसे कमाए हैं। बीच में कौन से शब्द का यूज करा गया, देखो यहाँ पे नेट, किस शब्द का प्रयोग करा गया है, नेट, किस शब्द का प्रयोग करा गया है, नेट। तो नेट का मतलब तभी बता दिया डिफरेंस, हाँ या ना। तो अब ये हमारे इंडिया में आ रहा है, ये पैसा हमारे इंडिया में आया है, कहाँ से आया है, फॉरेन से आया है। तो इसको बोलते हैं फैक्टर, फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या बोलते हैं बच्चों,
फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, बोल के बताओ सर जी। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब जल्दी से इसे हाईलाइट करो, यहाँ पे फ्रॉम वर्ड को यहाँ पे हाईलाइट कर लो। क्या है ये? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है, हाँ या ना? तो अब देखो हुआ क्या है, हुआ क्या है, समझना कहानी को। टॉपिक क्या था बच्चों? सर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का कंसेप्ट ये कहता है कि बहुत सारे फॉरेन के लोग ऐसे होते हैं जो हमारे इंडिया के अंदर आके काम करते हैं, और बहुत सारे इंडिया के ऐसे लोग होते हैं जो फॉरेन में जाकर काम करते हैं, ठीक है क्या? बहुत सारे फॉरेनर इंडिया में आके काम करते हैं और बहुत सारे इंडियन के लोग कहाँ पे जाके काम करते हैं? फॉरेन में काम करते हैं। तो जो इंडिया में रहकर काम कर रहा है तो भैया वो पैसा कमाएगा और वो पैसा कहाँ पे भेजेगा? फॉरेन कंट्रीज में भेजेगा। ऐसे ही जो फॉरेन में कोई इंडियन वर्कर काम कर रहा है तो वो वहाँ पे काम करके पैसा कहाँ पे भेजेंगे? इंडिया में भेजेंगे। तो बताओ वो फॉरेनर या वो इंडियन कितने तरह के पैसे एक दूसरे के देश में भेजते रहते? तो हमने कहा 3 तरह के। पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और तीसरा रिटेन्ड अर्निंग। ऐसे ही इंडिया वाला भी भेजेगा। हाँ, तो दोनों के बीच का जो बच्चों डिफरेंस होता है ना, उसी शब्द को क्या बोलते हैं हम? NFIA। NF नेट शब्द दिखाता है डिफरेंस को। नेट शब्द किसको दिखाता है बच्चों? डिफरेंस को। तो NFIA का मतलब कि सर इंडिया से कितना पैसा फॉरेन में गया और फॉरेन से कितना पैसा इंडिया में आया, ठीक है? इसे एक शॉर्ट भाषा में समझते हैं, इसे एक शॉर्ट भाषा में समझते हैं। यहां पर मान लो ये हमारा है इंडिया, अपना प्यारा इंडिया, मस्त इंडिया, बेस्ट इंडिया, ठीक है क्या? और यहां पर है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, समझना बच्चों, ठीक है? यानी भारत को छोड़कर जितने भी आकाश पाताल दुनिया के देश हैं वो सब यहां पर आ गए। तो फॉरेन से इंडिया से कुछ पैसा कहां पे गया? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में गया। तो आपने उसे क्या कहा? फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। किस नाम से जाना? फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। और फॉरेन से यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी कुछ पैसा तो इंडिया में आया ना, तो उसे किस नाम से जाना? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। किस नाम से जाना हमने? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है? यहां पे शब्द किसको हाईलाइट करना है? एक करना है टू को और एक करना है आपको फ्रॉम को, ठीक है क्या? हाँ या ना? तो यही पैसा क्या कहलाता है बच्चों? इसी पैसे को हम क्या बोलते हैं? NFIA। किस नाम से जानते हैं? NFIA, ठीक है, हाँ या ना? अब यहाँ पे टू वर्ड का मतलब होता है को। टू मतलब क्या होता है बच्चों? को। और फ्रॉम वर्ड का मतलब होता है से। फ्रॉम वर्ड का मतलब से। विदेशों से कितना पैसा आया और विदेशों को कितना पैसा गया, और दोनों के बीच का डिफरेंस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कहलाता है। तो अब इसे फॉर्मूले की तरह लिख देंगे, ठीक है क्या? अब जरा इसे भी समझ लो, क्या लिखा हुआ है? फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। क्या बोला हमने इसे? फीटा। क्या बोला हमने इसे? फीटा। इसे क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, फीफा। क्या बोला? फीफा, ठीक है? तो आप जल्दी से बता दो, अगर ये है बच्चों 100 रुपये, कितने रुपए हैं? 100 रुपये। 1000 रुपये हो गए, 100 रुपये, माफ करना 100 रुपये ले लेते, ठीक है? और ये बच्चों मान लो ये है आपके 200 रुपये। तो आप मुझे बता सकते हो इंडिया में कितना पैसा आया है? सर गए कितने हैं? सर गए कितने हैं? 100 रुपीज़। आए कितने हैं फॉरेन से? 200। तो सर 200 में से 100 माइनस होगा तो कितने पैसे आ गए? 100 रुपीज़। तो आपने क्या करा? आपने क्या करा? आपने करा कि सर फीफा माइनस फीटा कर दिया, तो आपका आंसर आ गया NFIA, बस। तो NFIA का फॉर्मूला बता दो, NFIA का फॉर्मूला बता दो, फटाफट बताओ। सर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इक्वल्स टू होता है फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा। फीफा क्या इंडिकेट करता है कि फॉरेन से कितना पैसा आया है, फीटा क्या बताता है कि फॉरेन से कितना पैसा गया है। ध्यान क्या रखना है कि एफ का मतलब क्या था यहाँ पे? फ्रॉम,
और टी का मतलब क्या था यहाँ पे टू, फ्रॉम मतलब से आया है, टू मतलब को गया है, ध्यान रहेगा ना। यस सर। अब ये भी बता दो, ये भी बता दो, एक फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरा अल्टरनेटिव कि सर अगर NFIA नहीं दिया होगा तो ये कितने चीज़ों से मिलकर बना है, तीन। जल्दी से बताओ कितनी चीज़ों से मिलकर बना है, तीन। कौन कौन सी सर, सर बताओ कौन कौन से, अभी तो पढ़ा है, एक दो तीन, बताओ नाम उनके। सर सबसे पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, हाँ या ना, यस सर। दूसरा इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और तीसरा रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। और इनके आगे एक शब्द लिखना नहीं भूलेंगे, क्या है वो शब्द, नेट। क्या है वो शब्द, नेट। क्या है वो शब्द, नेट, ठीक। अब इसे बॉक्स के अंदर कर लो। पहला नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप, दूसरा, और ये हो गया हमारा तीसरा। इसे हाईलाइट करेंगे, हाईलाइट करो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और नेट रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। अब इसको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि ये है क्या। कंपनसेशन मतलब क्या होता है बच्चों, ये मान लो ये एक कंपनी है, ये क्या है बच्चों, ये एक कंपनी है, ठीक है क्या, ये एक कंपनी है, और कंपनी में ये राजू भैया काम कर रहे हैं। कौन काम कर रहा है, राजू, ये राजू इस कंपनी में काम करते हैं। तो बताओ कंपनी इनको क्या क्या देगी, कंपनी इनको क्या क्या दे देगी, सैलरी देगी, हाँ सर, बोनस देगी, यस सर, ठीक है। और अगर सैलरी और बोनस नहीं देगी फिर वेजेस होता है, आप सैलरी कह दो, बोनस कह दो, वेजेस कह दो, यस सर। पीएफ का नाम सुना है, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड मतलब आप काम करते रहते हो तो आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा हम एक गुल्लक में डाल देते हैं, जिसमें हम 20 साल 25 साल के बाद जब आप काम करके जाओगे तो कंपनी आपको उस गुल्लक का पैसा निकाल कर दे देती है। उसी गुल्लक का नाम क्या है, मान लो पीएफ है, ठीक है क्या। तो पीएफ एक गुल्लक होता है जहां पर हम आपकी सैलरी में से कुछ पैसा निकाल कर इकट्ठा करते रहते हैं। वो जब आप 20-25 साल बाद कंपनी में काम करके जाओगे ना तो हम आपको वो दे देते हैं, ठीक है क्या। तो पीएफ होगी। उसके अलावा अलावेंस, अलावेंस क्या होता है, आने जाने के खर्चे के लिए दे देती है। एक आपको अभी एक एग्जांपल समझा तो पहले आप इसे समझना, ठीक है क्या। हम कहते हैं कैश इन काइंड, सैलरी वेजेस ये कैश इन काइंड कह सकते हो आप, ठीक है। वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। अभी इन काइंड क्या होता है समझाता हूं। इसका मतलब होता है कि बच्चों कंपनी ना आपको इस बार ना सैलरी और वेजेस तो नहीं दे रही है, बट उसी की तरह चीजें दे रही है। जैसे आपको कार दे दिया कि लो जी आप कार से आना, कार से जाना। जैसे आपको रहने के लिए घर दे दिया कि आपको अब क्या करना है, किराए पर नहीं रहना, आपको अपने घर पे ही रहना, हम आपको घर देते हैं रहने के लिए, हम आपको कार आने जाने के लिए क्या देते हैं, कार दे देते हैं। तो इसको बोलते हैं वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, और बहुत सारी चीजें। अब इसको भी समझ लो, ये शब्द क्या लिखा है बच्चों मैंने, अलावेंस। क्या लिखा है मैंने, अलावेंस। कंपनी पता है क्या कहती है, देखो जी ऐसा है कि मैं ना आपको सर क्या कर सकता हूं, मैं आपको ना घर नहीं दे सकता, मैं आपको आने जाने के लिए कार नहीं दे सकता, आप ऐसा करो किराए पे रहो, लेकिन किराए का जो पैसा होगा ना वो हमसे ले लेना। तो उसे बोलते हैं हाउस अलावेंस। आप क्या करो, आप आने जाने के लिए ना कार टैक्सी कर लो, लेकिन उसका जो पैसा होगा ना वो पैसा आप मत देना, वो पैसा हम देंगे। तो उसे बोलते हैं ट्रैवलिंग अलावेंस।
यानी जो भी आपका खर्चा होगा ना वो कंपनी ही देगी, आपको नहीं देना। तो ऐसे कंपनी बहुत सारे अलाउंस देती है। तो ये सारी चीजें मिलकर क्या कहलाती है बच्चों, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कंपनी में काम करने के बदले कंपनी वाले वर्कर को क्या क्या चीजें देते हैं। तो क्या क्या देते हैं, सैलरी, बोनस, वेजेस, प्रोविडेंट फंड, अलावेंस या उसके जैसी और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, ओके है, समझ गए, ये बहुत आसान सा था। यस सर। अब इसको भी समझ लो, ये क्या है, समझो क्या लिखा है, इनकम फ्रॉम, माफ करना, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसे बच्चों दो हिस्सों में तोड़ दो, इसे दो हिस्सों में हम क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। समझता हूँ, समझाता हूँ, देखना। एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, एक तोड़ा बच्चों हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, समझना, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और दूसरा इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। तो बच्चों यहां पे शब्द आया है, देखो क्या, प्रॉपर्टी। क्या शब्द आया है, प्रॉपर्टी। बच्चों प्रॉपर्टी से हमें तीन तरह की इनकम मिलती है। कितने तरह की इनकम मिलती है, तीन। बोल के बताओ, प्रॉपर्टी से कितनी तरह की इनकम मिलती है, तीन। कौन कौन सी, तीन। मैं लिखता हूं। सबसे पहला हमें मिलता है रेंट। अगर आपने घर अपना दे दिया, घर आपकी प्रॉपर्टी है और आपने घर अपना दे दिया किसी को किराए पर, तो वहां से किराया मिलेगा, तो रेंट। अगर आपने अपना पैसा किसी को दे दिया, कैपिटल, तो उसके बदले आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है, इंटरेस्ट। तीसरा, आपने क्या करा, इस बार अपना दिमाग किसी को किराए पे दे दिया है, आपने अपना किसी को दिमाग, तो वहां से भी किराया मिलेगा, लेकिन उस किराए को एक अलग नाम से जानते हैं, रॉयल्टी। किस नाम से जानते हैं बच्चों, रॉयल्टी। अब ये बच्चों को शब्द ध्यान रखना है, क्या नाम आया बच्चों, है रॉयल्टी। नाम क्या है बच्चों, रॉयल्टी। अब ये रॉयल्टी क्या है और ये किराया क्या है, ठीक है। रॉयल्टी क्या है और बच्चों किराया क्या है, तो आप जरा ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान से समझना। देखो रॉयल्टी का मतलब है, आप ऐसा समझ सकते हो एक तरीके से किराया ही है, और रेंट का मतलब भी किराया। ये दोनों शब्द एक ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। वो क्या अंतर है मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर मैं अपना घर किराए पे दूंगा, मैं अपना घर किराए पर दूंगा, तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा, रेंट। लेकिन मैं अगर अपना दिमाग किसी को किराए पे दूंगा, तो उसके बदले मुझे क्या मिलता है, रॉयल्टी। अब आपको सुन के हंसी आ रही होगी, इस दिमाग को किराए पे कैसे दे सकते हैं, कोई इंसान दिमाग को किराए पे दे सकता है क्या, नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन देते हैं कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मान लो बच्चों मैं एक राइटर हूँ, मैं कौन हूँ, एक ऑथर। ये रहा मैं नहीं हूँ, ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, ठीक है। और आप क्या हो, एक ऑथर हो। आप कौन हो, एक ऑथर। ऑथर कौन होता है, जो किताबों को लिखता है। तो ऑथर ने ना क्या करा, अपना दिमाग यानी अपनी किताब लिखी एक पब्लिशिंग के लिए। एक पब्लिशिंग कंपनी है, जानते हो ना पब्लिशिंग कंपनीज कौन सी होती हैं, जो कंपनियां क्या करती हैं बच्चों, किताबें छापती हैं। तो इस भाई साहब ने एक बुक लिखी, और उस बुक को किसके लिए लिखा इन्होंने, पब्लिशिंग कंपनी के लिए लिखा। तो अब ये कंपनी इनको बदले में क्या देती है, पैसा। अब ये कंपनी इस किताब को लिखने के बदले इनको क्या देगी, पैसा। इसी पैसे को क्या बोलते हैं बच्चों, रॉयल्टी बोलते हैं। क्या समझाया, दोबारा समझो। मान लो कि आप एक ऑथर हो, आप एक ऑथर हो, तो आप एक किताब लिख रहे हो एक पब्लिशिंग कंपनी के लिए, जो किताबों को छापती है। तो वो कंपनी आपको किताब छापने के बदले कुछ देती है, पैसा। उसी पैसे को हम लोगों ने क्या कहा, रॉयल्टी कहा। ये एक बेसिक एग्जांपल है समझाने के लिए, ठीक है क्या, हाँ या ना। तो बताओ आपने क्या करा, अपना दिमाग ही तो यूज़ करा है, अपने दिमाग का यूज़ करके आपने किताब लिखी, और किताब लेके इसको दे दी, इसने छापा और उसके बदले इसने पैसा दिया। तो इसी को कहते हैं दिमाग को किराए पर देना। बात आ गई समझ में। लेकिन जब हम बात करते हैं क्या चीज़, रेंट की, तो हम इसमें कुछ फिजिकल चीज़ें देते हैं, जैसे अपना बिल्डिंग दे दिया, अपना ऑफिस दे दिया, अपनी गाड़ी दे दी, तो ये सारी चीज़ें होती है फिजिकल, ठीक है। अच्छा इसकी डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ मैं, बट उससे पहले एक और बच गया, इसे भी समझ लेते हैं। आ जाओ, यहाँ पर एक तरह की इनकम और बची, कौन सी, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप से क्या मिलता है, देखो भैया एंटरप्रेन्योर कौन होता है, वो बंदा होता है जो ये तीनों काम को मोबिलाइज करता है, जो इन तीनों कामों को करता है उसे कौन बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर। तो उसको क्या मिलता है, सिर्फ एक चीज़ मिलती है, उसे तो मिलती है प्रॉफिट। क्या मिलता है भैया, प्रॉफिट। तो अब जल्दी से बता दो बच्चों,
इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप में कितनी बातें आती हैं? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप में कितनी बातें आती हैं? सर दो चीजें, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अलग हो गई है और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप भी अलग हो गया है। ठीक है, बताओ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से कितनी चीजें मिलती हैं सर? रेंट इंटरेस्ट और एक मिलता है बच्चों रॉयल्टी। रेंट इंटरेस्ट और एक मिलता है बच्चों रॉयल्टी। और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप से क्या मिलता है बच्चों? प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योरशिप से क्या मिलता है? प्रॉफिट। कौन होता है ये बंदा? वो पर्सन जो इन तीनों चीजों को मोबिलाइज करता है, यानी प्रॉपर्टी जो कैपिटल वगैरह इसको मोबिलाइज करता है। तो उससे हमें बिजनेस करने से क्या मिलता है? प्रॉफिट ही तो मिलता है भाई, सिंपल सी बात है ना, हाँ या ना? तो बताओ ये है कि नहीं है? आप बताओ कि आप एक इंडियन हो तो आपके फॉरेन में बहुत सारे ऑफिस वगैरह होंगे, बिल्डिंगें वगैरह होंगी, तो वहाँ से रेंट वगैरह मिलता है। तो ये जब कहाँ गया डायग्राम हमारा? ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, ये है। ये इंडियन भाई साहब जो अमेरिका में काम कर रहे हैं, इनका इंडिया में घर वगैरह होगा, तो यहाँ पे इन्होंने दे दिया अपना घर किराए पे, तो यहाँ से पैसा आ रहा है इनके पास, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ऐसे ही अमेरिका वाले भाई साहब होंगे तो इनका यूएसए में भी तो घर होगा, तो इन्होंने भी क्या करा? रेंट पर दे दिया, तो इनके बदले भी इनको पैसा मिल रहा है। तो दोनों के बीच के अंतर कि भैया आपने कितना कमाया और मैंने कितना कमाया, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है? नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बात आ गई समझ में, हाँ या ना? आप रॉयल्टी की एक डेफिनेशन लिख लो, पेपर में कभी कभी ये पूछ ली जाती है, छोटी सी बात है, आप इसे लिख लो, ठीक है क्या? एक नोट डाल के रॉयल्टी की डेफिनेशन लिख दो, नोट डाल के रॉयल्टी की डेफिनेशन लिख लो। इनकम इनकम अर्न बाय अ पर्सन या इंस्टीट्यूशन, इनकम अर्न बाय अ पर्सन या इंस्टीट्यूशन, ठीक है, फॉर lending his intellectual property right, intellectual property rights, ठीक है, is called रॉयल्टी। क्या बोलते हैं बच्चों से? रॉयल्टी। क्या शब्द यूज करा हमने? हमने अभी एग्जांपल बताया कि हम अपना क्या देते हैं? दिमाग दे देते हैं। क्या देते हैं हम? दिमाग, ठीक है क्या? अब यहाँ पे दिमाग को हमने एक नए नाम से जाना है, उसे क्या बोलते हैं हम? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो जब भी कोई पर्सन अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को क्या करता है? लैंड कर देता है। लैंड मतलब होता है किसी को देना, किसी को देना, तो देने के बदले क्या कमाता है? कुछ इनकम को वो क्या करता है बच्चों? अर्न करता है। उसी अर्न इनकम को क्या नाम दिया जाता है? रॉयल्टी के नाम से जाना जाता है। बात आ गई क्या समझ में? हाँ या ना बोल दो। बात आ गई समझ में? बिल्कुल सर, ओके है, बढ़िया है, ठीक है। अगला क्या है बच्चों? नेट रिटेन्ड अर्निंग। क्या वर्ड आया? नेट रिटेन्ड अर्निंग। अब इसको भी समझ लो कि सर नेट रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है। सबसे पहले बच्चों हम रिटेन्ड अर्निंग समझते हैं कि रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है। आप छोटा सा एक नोट डालो और रिटेन्ड अर्निंग का, ठीक है। ये सारी डेफिनेशन आपको बच्चों याद होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हमें पेपर में कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करा देती हैं, या एक एक दो दो नंबर में पेपर में हमसे एग्जामिनर पूछ लेता है। रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग is a part of profit, is a part of profit। ये प्रॉफिट का क्या होता है बच्चों? पार्ट होता है। is a part of profit which is not distributed, which is not distributed as dividend, which is not distributed as dividend, but it is retained, but it is
रिटेन्ड इन द बिजनेस। हम इसे बिजनेस में क्या करते हैं बच्चों, रिटेन कर लेते हैं, बचा लेते हैं, रिटेन्ड इन द बिजनेस फॉर फ्यूचर एक्सटेंशन या फ्यूचर एक्सपेंशन। आप एक्सपेंशन लिख दो, और अगर ये नहीं लिखना चाहते तो फ्यूचर ग्रोथ वर्ड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, क्या लिखा मैंने अब पढ़ के बताता हूं। आओ पहले एक एग्जांपल समझा दो, फिर मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं। देखो बच्चों, कोई भी कंपनी जब होती है ना, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूं, कोई कंपनी क्या करती है बच्चों, अपना बिजनेस करके क्या अर्न करते हैं, प्रॉफिट। क्या अर्न करते हैं, प्रॉफिट। तो बच्चों प्रॉफिट में से ना हम क्या करते हैं, कुछ पार्ट, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम लोग क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, बचा लेते हैं। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। ठीक है, और कुछ हिस्से को हम क्या कर देते हैं बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, है ना। किस किस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो आपकी कंपनी के ऑनर हो सकते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स हो सकता है, एम्प्लॉइज़ को सैलरी हो सकती है, वगैरह वगैरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम क्या कर देते हैं बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और कुछ पैसे को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अनडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी हम उसे बांटते नहीं, वो कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड। उसे क्या बोलते हैं हम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है ना, जिसे हमने बांटा नहीं है, एक तो हमने क्या करा, बांट दिया, तो उसे बोलेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और दूसरा वो जिसे हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, तो उसे क्या बोला, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का वो हिस्सा यानी वो पार्ट जिसे आपने अनडिस्ट्रीब्यूट करा है, तो वो एक तरीके से हमारे लिए क्या बन जाती है बच्चों, सेविंग, यानी वो पैसा हमने बचा लिया है, बांटा नहीं है। ठीक है, तो जो पैसा आप बचा लेते हो ना, उसी पैसे को हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों, उसी पैसे को हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। किस नाम से जानते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। तो चलो मुझे बता दो एक बार फिर से, रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है। कि सर रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है कि कंपनी के पास जो भी प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट दो तरीके से काम आता है। एक जिसे कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, और दूसरा जिसे कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। तो जो कंपनी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, वो एक तरीके से कंपनी की सेविंग हो जाती है, और उसी सेविंग को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, रिटेन्ड अर्निंग से जानते हैं। अब इसकी पढ़ते हैं डेफिनेशन। क्या कहा हमने, पढ़ते हैं डेफिनेशन। आओ फटाफट पढ़ेंगे डेफिनेशन को, ठीक है क्या। रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ये क्या है बच्चों, प्रॉफिट का पार्ट है, बिल्कुल सही बात है। विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, जिससे हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा। कह रहे कैसे, कहता है एज अ डिविडेंड, हमने इसे बांटा थोड़ा है डिविडेंड की तरह, हमने इसे बचा के रख लिया है। बट इट इज रिटेन्ड, रिटेन्ड वर्ड का मतलब क्या हुआ, रिटेन्ड वर्ड का मतलब हुआ बचा कर रख लेना। कहाँ पे बचा के रखा है, कहता है बिजनेस में। क्यों रखा है, तो कहता है फ्यूचर में भैया बिजनेस तो ग्रो कराना है, तो पैसे की जरूरत होगी ही होगी, तो आप इसे बचा के रख लो। ठीक है क्या, दैट्स लाइक अ पास्ट सेविंग। आप ऐसे कह सकते हो, ये हमारी पास्ट की कुछ क्या होती है बच्चों, सेविंग हो सकती है। आम भाषा में समझने के लिए आप इसको ऐसे ध्यान रखोगे, और ये इसकी हो गई एक छोटी सी डेफिनेशन। बात आ गई समझ में, हाँ या ना, ओके है क्या, बिल्कुल ओके है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तीनों शब्द आप समझ चुके हो। ठीक है, तो जल्दी से बताओ NFIA के बच्चों कितने फॉर्मूले हो गए, दो फॉर्मूले। NFIA बराबर क्या होता है, फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा। और दूसरा क्या हो गया बच्चों, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और तीसरा नेट रिटेन्ड अर्निंग। जल्दी से बताओ अगर फटाफट, NFIA के तीन कंपोनेंट कौन कौन से, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तीसरा नेट रिटेन्ड अर्निंग। फटाफट एक बार ऊपर देख के बोलो तो, NFIA के कौन कौन से दो फॉर्मूले हुए, सर NFIA बराबर हुआ फीफा माइनस फीटा। जल्दी से बताओ, फीफा माइनस फीटा, बोलो एक बार, फीफा माइनस फीटा। दूसरा क्या बताया, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, पहला नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और तीसरा क्या बताया, नेट रिटेन्ड अर्निंग। क्या बताया, नेट रिटेन्ड अर्निंग। बात आ रही है क्या समझ में, अब जल्दी से एक बार आंसर करो फटाफट। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप से कितने तरह की इनकम मिलती है, सर चार। कौन कौन सी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ एक इनकम मिलती है जिसका नाम होता है प्रॉफिट, और प्रॉपर्टी से तीन तरह की इनकम होती है, एक मिलता है रेंट, दूसरा मिलता है इंटरेस्ट, और तीसरा मिलता है
रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है, तो जब भी हम अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, लैंड पे देते हैं यानी किसी को दे देते हैं, तो उसी उससे जो इनकम मिलती है उसी इनकम को क्या बोलते हैं, रॉयल्टी। जैसे आप एक ऑथर थे तो आपने एक किताब एक पब्लिशिंग के लिए छापा, उसके बदले उन्होंने आपको पैसे दिए, तो वो क्या हो गया आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो उसके बदले जो पैसा मिला उसे क्या बोलते हैं, रॉयल्टी। और रेंट किससे मिलता है, फिजिकल प्रॉपर्टी से मिलता है। रेंट किससे मिलता है, फ्रॉम फिजिकल प्रॉपर्टी, ध्यान रखना। रेंट किससे गेन होता है, ये हमें किससे मिलता है, अर्न फ्रॉम द फिजिकल प्रॉपर्टी। एक छोटी सी बात है ये ध्यान रखना, जैसे बिल्डिंग हो गया, व्हीकल्स वगैरह हो गए। और कैपिटल किससे मिलता है हमें, इंटरेस्ट किससे मिलता है सर, कैपिटल से, जब आप किसी को पैसा देते हो। और बिजनेस से क्या मिलता है, प्रॉफिट। बिजनेस से क्या मिलता है, प्रॉफिट। बात आ गई समझ में। रिटेन्ड अर्निंग एक पास्ट की सेविंग होती है, जो एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है जिसे कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, उसी सेविंग को हम क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। बात आ गई समझ में। तो ये कंसेप्ट था बच्चों हमारा NFIA का। किसका था, NFIA का। अब जल्दी से मुझे एक आंसर करेंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे एक आंसर करेंगे। बच्चों ये है हमारा प्यारा भारत इंडिया, क्या है ये हमारा इंडिया, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। और यहाँ पर है हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रॉ, ठीक है क्या। तो इंडिया से कुछ पैसा फॉरेन में गया, तो जल्दी जल्दी बताओ इसको किस नाम से जानते हैं सर, इसको तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड के नाम से जानते हैं। बहुत ही बढ़िया, बजाओ ताली अपने लिए। और सर फॉरेन से कुछ पैसा इंडिया में आया तो उसे बोलते हैं सर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बहुत ही बढ़िया, बजाओ ताली अपने लिए। अब मान लो फॉरेन से पैसा गया है बच्चों 100 रुपये, कितने रुपए गए, 100 रुपये। और फॉरेन से इंडिया से पैसा गया है 100 रुपये और आया कितने रुपए है बच्चों, मान लो 400 रुपये, कितने रुपये, 400 रुपये। तो कौन बच्चा बताएगा, कौन बच्चा बताएगा सर, नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितने रुपए आएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितने रुपए आएगा, NFIA कितने रुपए आएगा। फॉर्मूला सर फीफा माइनस फीटा, ये तो बहुत ही आसान सा था, फीफा माइनस फीटा। फीफा कितने का है सर, 400 रुपये का। फीटा कितने का है सर, 100 रुपीज़ का। कितना आया, 300 रुपीज़। बेहतरीन, बजाओ ताली। तो NFIA बराबर क्या हुआ बच्चों, NFIA बराबर कितने रुपीज़ आ गए, 300 रुपीज़, ठीक है क्या, 300 रुपये आ गए, ठीक है क्या। अब एक और क्वेश्चन बताओगे क्या आप, चलो फिर मुझे बताना, ठीक है क्या, बताना बताना बताना। ये है हमारा प्यारा भारत इंडिया, ये है हमारा इंडिया। और यहाँ पर आया बच्चों हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्या आ गया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इंडिया से कुछ पैसा फॉरेन में गया है, इंडिया से कुछ पैसा फॉरेन में गया है, इंडिया से कुछ पैसा फॉरेन में गया है, तो हमने उसे क्या बोल दिया, फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और फॉरेन से कुछ पैसा इंडिया में आया भी है तो क्या बोलेंगे उसे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो फ्रॉम अब्रॉड मान लो बच्चों कितना था, ये मान लो 400 रुपये है, और इस बार गए हैं कितने रुपए, मान लो बच्चों 500 रुपये। कितने रुपए गए हैं, 500 रुपये। तो बताओ कौन बच्चा बताएगा, कौन बच्चा बताएगा क्या सर, नेट फैक्टर, नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितने रुपए आएगा सर। फॉर्मूला क्या होता है सर, फीफा माइनस फीटा। तो सर फीफा तो है 400 रुपये, फीटा है 500 रुपये, तो सर कितना पैसा आया, माइनस में आया बच्चों ये 100 रुपीज़। किस नाम, कितना आया बच्चों, माइनस में 100 रुपीज़। बस इसी बात को आप ध्यान रखना है कि अब यहाँ पर देखो बच्चों क्या हुआ है, आपका NFIA नेगेटिव आया है। कैसा है बच्चों, ये नेगेटिव आया है। कैसा आया है, नेगेटिव। तो अब मैं लिखने जा रहा हूँ, उस शब्द को ध्यान से देखेंगे। जब भी NFIA नेगेटिव आएगा तो आप उसे लिखोगे नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्या लिखेंगे, नेट फैक्टर इनकम
टू अब्रॉड। और कितने रुपए लिखोगे इसको? 100 रुपये। अब जल्दी से बताओ क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? सर टू, और यहाँ पे क्या था? फ्रॉम। क्या था बच्चों? फ्रॉम। और ये क्या आया है? टू। क्या आया है? ये टू। समझ में क्या आया? कि जब भी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव आएगा, क्या आएगा? नेगेटिव, तो हम उसे टू करके क्या कर देंगे? पॉजिटिव कर देंगे। क्या कर सकते हैं? उसे पॉजिटिव लिख सकते हो। बात आ गई क्या समझ में? समझ में आया कि नहीं आया? कि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, अगर वो नेगेटिव होगा तो टू में क्या लिखा जाएगा? उसे पॉजिटिव, और अगर वो पॉजिटिव होता तो इसे क्या लिखा जाता? नेगेटिव। उल्टा होता है ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यस सर। ओके है क्या? फ्रॉम और टू समझ गए ना? ध्यान रखना कि बच्चों यहाँ पे भी नेट शब्द का यूज़ करा गया, कहीं आप ऐसे समझने लग जाना कि सर ये तो हमें आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो शब्द क्या लिखा है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम और नेट फैक्टर इनकम टू। तो जब भी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव आएगा तो हम उसे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड करके क्या लिख सकते हैं? पॉजिटिव। यानी NFI जो नेगेटिव होता है वो टू में पॉजिटिव होता है, और अगर ये पॉजिटिव हुआ तो टू में वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप सभी। ठीक है, हाँ या ना? अब यहाँ से एक शॉर्ट सा एक समरी लिख लो मेरे साथ, इन शॉर्ट करके। क्या? कि सर कि अगर NFIA क्या पॉजिटिव होता है? आप कहोगे यस। पूछेगा कब? तो सर फीफा इज मोर देन फीटा। इस केस में NFIA क्या होता है? पॉजिटिव होता है। दूसरा NFIA बराबर क्या ये नेगेटिव होता है? यस सर। कब? तो जब फीफा और फीटा में, फीफा और फीटा में फीटा ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है? ये नेगेटिव होता है। ये दो बातें ध्यान रखोगे। बात आ गई समझ में? और कैसे निकलता है? ये दो देशों के बीच में निकलता है, तो ये और ये। बात आ रही है समझ में? ये है हमारा प्यारा भारत इंडिया, ये है हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये हमारा प्यारा भारत इंडिया और ये है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो चलो आ जाओ फटाफट एक समझ ले। बात आ गई है समझ में? ओके है क्या? ओके रिपोर्ट है। चले अगले टॉपिक की तरफ बढ़े। आओ, अगला टॉपिक है बच्चों हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या है बच्चों हमारा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शॉर्ट में बोलते हैं NIT। अब ये क्या होता है समझना। NIT क्या होता है समझना। ठीक है, पहले इसको समझो फिर लिखना। NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं? NIT किसे कहते हैं? ठीक है क्या बच्चों? आपको पता है ना कि कोई भी कंपनी क्या करती है? प्रोडक्शन का काम करती है। तो भैया हम किसका हेल्प लेते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प लेते हैं। सभी को पता है ये बात। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की क्या लेते हैं? हम हेल्प लेते हैं। ठीक है क्या? कौन कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जल्दी से बताओ। हम कौन कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प लेते हैं? सर हमारा सबसे पहले होता है लैंड, फिर होता है सर हमारा लेबर, लैंड लेबर, फिर क्या आता है बच्चों हमारा? कैपिटल, लैंड लेबर कैपिटल, और तीसरा क्या होता है बच्चों हमारा? एंटरप्रेन्योर। तीसरा होता है हमारा एंटरप्रेन्योर, वो पर्सन जो इन सबको क्या करता है? मोबिलाइज करता है। ठीक है क्या? अब इनके बदले हमें कुछ पे आउट करना होता है, इन सबको हमें कुछ पे आउट करना होता है, देना होता है कि नहीं देना होता है? यस सर। तो लैंड के बदले क्या देते हैं हम? रेंट। क्या देते हैं? रेंट। लेबर को क्या देते हैं? वेजेस। लेबर को क्या देते हैं? वेजेस। कैपिटल को क्या देते हैं? इंटरेस्ट। कैपिटल को क्या देते हैं? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या देते हैं? एंटरप्रेन्योर को क्या मिलते हैं? प्रॉफिट। ठीक है क्या? ठीक है क्या बच्चों? लैंड के बदले क्या मिलता है? रेंट। लेबर के बदले क्या मिलता है हमें? वेजेस। और कैपिटल के बदले क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर के बदले क्या मिलता है? प्रॉफिट। बात आई समझ में? इन सबको हम बच्चों क्या बोलते हैं जल्दी से बताएंगे? ये तो आपको पता ही होगा सर। फैक्टर प्रोडक्शन को काम करने के बदले जो मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल फैक्टर इनकम बोलते हैं। बहुत पहले पढ़ा था ये तो हमने।
यस सर, ठीक है। तो मान लीजिए बच्चों कि आपने रेंट दिया है कितने रुपए का, मान लेता हूँ 10 रुपए का, ठीक है। वेजेस कितने का दिया, मान लेता हूँ 20 रुपए का। इंटरेस्ट कितने का पे करा, मान लेता हूँ बच्चों ये है आपका भी 20 रुपए का, ठीक है। और प्रॉफिट कितना हुआ, ये मान लेते हैं बच्चों हम आपके 50 रुपए के, ठीक है क्या। तो जरा टोटल बताओ बच्चों कितना आया टोटल। सर 50, 20 70, 20 90 और 10 कितने हो गए बच्चों, 100 रुपये। कोई भी दिक्कत नहीं सर। तो बच्चों किसी प्रोडक्ट का, किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन, किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने की कॉस्ट कितने रुपए निकल कर आई, अभी मान लीजिए 100 रुपये। तो ये जो कॉस्ट है इसे एक स्पेशल नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं बच्चों फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट। जल्दी से बताओ फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। सर वो कॉस्ट जिस कॉस्ट पे हमने किसी प्रोडक्ट का क्या करा है, प्रोडक्शन करा है, वो कॉस्ट जिस कॉस्ट पे हमने किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करा उसे कौन सी कॉस्ट बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट। बात समझ में आई। तो फैक्टर कॉस्ट कितनी चीज़ों के मिलकर बना है, 4, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ठीक है सर। लेकिन अब क्या हुआ, एक कहानी हुई। फैक्टर कॉस्ट कितने रुपए निकाले आपने, समझना, हाँ फैक्टर कॉस्ट कितने रुपए निकाले आपने, 100 रुपये। कितने रुपए निकाले बच्चों, 100 रुपये। अब इस 100 रुपये में क्या हुआ, एक आदमी आया, ये भाई साहब है गवर्नमेंट के, और इन्होंने क्या कहा कि आप इसके ऊपर, इस प्रोडक्ट के ऊपर मुझे क्या दो, टैक्स दो, क्योंकि आप इसे अब हमारी इकोनॉमी में बेचोगे तो आपको हमें क्या देना है, टैक्स देना है। मैं सरकार का ऑफिसर हूँ। मैंने कहा ठीक है साहब, क्या दिक्कत है, गुस्सा क्यों हो रहे हो, कितने रुपए। तो इन्होंने कहा भाई 20 रुपये दे दो यार। तो हमने कहा ले लो सर। तो अब जल्दी से बताओ बच्चों कि 100 में से मैंने कितने रुपए दे दिए, 20 रुपये। तो अब कितने रुपए बचे हैं, 80 रुपये बचे हैं, हाँ या ना, यानी सामान 80 रुपये का हो गया। फिर एक दूसरा नुमाइंदा आया, एक दूसरा आदमी आया, उसने कहा कि भाई साहब आप तो बड़े अच्छे आदमी हो। मैंने कहा सर वो तो हमें बचपन से पता है हम अच्छे आदमी हैं, ठीक है। तो वो कहता है हम आपको क्या दे देते हैं, सब्सिडी, निराश मत हो आप, हम आपकी थोड़ी सी मदद कर देते हैं क्योंकि आपने अच्छा काम करा है और आप बहुत अच्छे आदमी हो, तो हम आपकी 5 रुपये की मदद कर देते हैं। तो अब जल्दी से कोई बच्चा मुझे बताइए गेम क्या हुआ। तो आपने कहा सर सामान कितने रुपए का था, 100, उसमें से सरकार ने कितने रुपए का टैक्स ले लिया, 20। फिर उसमें से भी सरकार ने आपको कितने रुपए की सब्सिडी दी। सब्सिडी वर्ड का मतलब होता है कि आपको सरकार की तरफ से कितना फायदा मिला, यानी सरकार ने आपके कितने रुपए की मदद करी है। तो कितने रुपए की करी है, 5 रुपए की मदद करी है। तो उस टैक्स में से 5 रुपए हमें क्या मिल गया, नुमाइना मिल गया, फायदा मिल गया हमें। तो बच्चों आप ये देखो कि वो सामान कितने रुपए का मार्केट में पहुंचेगा। तो 100 में से बच्चों अगर 15 घटाएंगे तो मार्केट में वो सामान कितने रुपए का गया, 85 रुपए का। कहाँ पे गया है, मार्केट में। तो इसे बोलते हैं मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। क्या बातें समझ में आ रही हैं, क्या बातें समझ में आई आपको। ये 20 रुपये क्या था, सरकार को दिया हुआ टैक्स। ये 5 रुपये क्या था, सरकार ने हमें जो दी सब्सिडी। सरकार ने हमें क्या दी बच्चों, सब्सिडी। बात आ गई क्या समझ में। ये सरकार ने हमें क्या दी है बच्चों, सब्सिडी दी है। कोई भी दिक्कत तो नहीं आई, बोलो हाँ या ना। नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, ओके है क्या, बिल्कुल ओके है क्या, परफेक्टली ओके, यस सर बोल दो। हाँ सर बिल्कुल ओके है। चले आगे, आओ आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझते हैं अच्छे से, ठीक है। हाईलाइट करते हैं, एक बात को हाईलाइट करते हैं, ये 20 माइनस 5, 20 माइनस 5, ठीक है क्या। थोड़ा सा समझने का गौर करना बच्चों, ठीक है क्या। ये है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट आ जाओ। कि सर जो हमारा मार्केट प्राइस हो गया, जो हमारा मार्केट प्राइस था, क्या हो गया इसको,
एक मिनट बच्चों, हाँ कंप्यूटर में थोड़ा सा एरर आ रहा है, बार बार कंप्यूटर स्लो हो जा रहे हैं। अब सही है। मार्केट प्राइस इक्वल्स टू होता है बच्चों फैक्टर कॉस्ट और प्लस में क्या होता है बच्चों हमारा NIT। बस ऐसे समझो आप, ठीक है। बात आ रही है समझ में? हाईलाइट करेंगे इसको फटाफट। NIT तो मार्केट प्राइस बराबर क्या होता है बच्चों? फैक्टर कॉस्ट प्लस में NIT। तो अगर एक शॉर्ट फॉर्मूला लिखना चाहें कि सर नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT क्या है, तो NIT क्या है? MP और FC के बीच का डिफरेंस क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है क्या? डिफरेंस बिटवीन, जल्दी से बताओ, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कहलाता है बच्चों? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। किसका डिफरेंस? MP और FC के बीच का डिफरेंस, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दो शब्द यूज करे हैं बच्चों, टैक्स। एक शब्द यूज करा था बच्चों टैक्स और दूसरा वर्ड यूज करा था बच्चों सब्सिडी। तो पहले तो हम सब्सिडी की डेफिनेशन लिखते हैं, बहुत पेपर में पूछा आता है और ये छोटी सी डेफिनेशन बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो इसको भी लिखो मेरे साथ। अब लिखो फटाफट, क्या वर्ड है बच्चों? ये सब्सिडी। क्या है ये? सब्सिडी। ठीक है। सब्सिडी का मतलब क्या होता है? बहुत ही आसान सा मतलब है, ठीक है। सब्सिडी मतलब दिस इज द फाइनेंशियल असिस्टेंट। ये क्या है बच्चों? हमारा फाइनेंशियल असिस्टेंस है, फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, ध्यान रखना इस वर्ड को। कभी कभी इस वर्ड की जगह ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, जो हमें किसके द्वारा दी जाती है बच्चों? गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर। किसको दी जाती है? हमारे प्रोड्यूसर्स को दी जाती है। ठीक है। प्रोवाइडेड बाय द प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर टू फुलफिल क्या हो रहा है? टू फुलफिल इट्स सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे बच्चों कि आप मान लो एक प्रोड्यूसर हो। प्रोड्यूसर कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करता है? प्रोडक्शन करता है, यानी हमारी इकोनॉमी में किसी न किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करता है। ठीक है। जैसे मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं प्रोडक्शन का ही तो काम कर रहा हूं। तो क्या करा जाएगा? तो गवर्नमेंट ना मुझे क्या करती है बच्चों? कुछ पैसों से मेरी हेल्प कर देगी। मेरी क्या कर देगी? हेल्प। फाइनेंशियल मतलब पैसा और असिस्टेंट मतलब होता है बच्चों सहायक, आर्थिक मदद करते। पैसे से कुछ क्या करती हैं? मदद करते। क्यों? क्योंकि मैं इकोनॉमी में अपने समाज में कुछ सोशल वेलफेयर यानी अपने कुछ सामाजिक उत्तरदायित्वों को क्या कर सकूं बच्चों? पूरा कर सकूं। ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके घर में गैस सिलेंडर आता है तो 1000 रुपये का सिलेंडर है, तो समाज के भलाई के लिए उस पर सरकार आपको 200 रुपये का 100 रुपये का सब्सिडी दी जाती है। तो सिलेंडर वाले भैया आपसे कितने रुपये लेते हैं? 1000 रुपये, और बाद में आपसे कट पीट के वो कितने रुपये मिलते हैं? 200 रुपये कट जाते हैं, तो आपको 800 रुपये का सिलेंडर पड़ जाता है। आपके बैंक अकाउंट में भी आता होगा सब्सिडी का पैसा। ठीक है। आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो उनको ये पता होगा। तो सब्सिडी का मतलब क्या होता है कि सरकार की तरफ से हमें कुछ पैसों की क्या करी गई है? मदद करी गई है। आप ऐसे मान सकते हैं। ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, किसके द्वारा दी जाती है? गवर्नमेंट के द्वारा। किसको दी जाती है? प्रोड्यूसर्स को। क्यों दी जाती है? सोशल वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। ठीक है। सब्सिडी का दूसरा नाम ध्यान रखेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस कहते हैं, या फिर इकोनॉमिक असिस्टेंस भी कह सकते हो। फाइनेंशियल असिस्टेंस कह सकते हैं या फिर क्या कह सकते हो? इकोनॉमिक असिस्टेंस। ध्यान रखना, इकोनॉमिक असिस्टेंस। ठीक है। ये शब्द भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है क्या? हाँ या ना? बात आ गई समझ में? यस सर। और दूसरा बच्चों आया टैक्स। क्या है बच्चों? टैक्स। तो बच्चों टैक्स के बारे में ना समझना है तो आप ये ध्यान रखो कि बच्चों टैक्स दो तरीके का होता है।
टैक्स कितने तरीके का होता है बच्चों? दो। एक होता है बच्चों डायरेक्ट टैक्स, एक कैसा टैक्स होता है बच्चों? डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा होता है बच्चों हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है बच्चों डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा कौन सा टैक्स होता है बच्चों? इनडायरेक्ट टैक्स। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा कौन सा टैक्स होता है बच्चों? इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है क्या? ठीक है बच्चों, एक कौन सा टैक्स हुआ बोल के बताओ फटाफट, मैंने अभी नाम लिखा है, जल्दी बताओ। टैक्स कितने तरीके के होते हैं? दो, डायरेक्ट टैक्स और एक क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। देखो बच्चों कि आप अगर गवर्नमेंट के अंदर में यानी इकोनॉमी के अंदर में बच्चों आपके द्वारा कोई भी मेहनत से करा गया काम है, चाहे आपने कोई सर्विस दी हो या आपने कोई प्रोडक्शन का काम करा हो, तो सरकार आपकी उस मेहनत की इनकम पे अपने लिए कुछ पैसा मांगती है जो जनता की भलाई के लिए काम करती है। ठीक है क्या? तो जो आप अपने इनकम का एक हिस्सा सरकार को दे देते हो, वो एक हिस्सा ही सरकार के लिए क्या कहलाता है बच्चों? टैक्स। उस पैसे का प्रयोग करके सरकार हमारे लिए बहुत सारे भलाई का काम करती है। आप तो अच्छी तरह जानते हो कि सरकार हमारे लिए कितनी भलाई का काम करती है। करती है कि नहीं करती है? बिल्कुल करती है सर, हाँ या ना? ठीक है, तो हमारी इनकम का एक हिस्से की वजह से ही हमारे यहाँ के जितने पुलिस वाले हैं, मिलिट्री आर्मी हैं, हमारे लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इन सबको ही सैलरी वगैरह जाती है, और हमारी इनकम से ही हमारे देश के चीज़ों का विकास होता है। रोड, आपकी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब उसी से तो बनते हैं। तो ये सब सरकार के पैसे के पास हमारी इनकम ही जाती है, तो हम अपने आय का इनकम एक हिस्सा देते हैं। तो अब हमारी इनकम के एक हिस्से को बच्चों सरकार हमसे दो कैटेगरी में मांगती है पैसा, एक डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो एक एक करके इनको समझते हैं और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लिखते भी रहते हैं, ताकि हमें चीज़ें बहुत अच्छे से क्या होती रहे बच्चों? क्लियर भी होती रहें। तो आज हम फटाफट चीज़ों को समझते भी हैं और करते भी हैं। ठीक है, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, इसको इरेज ही कर देते हैं। ठीक है, दोबारा क्लिक कर देते हैं लाइन को। आज हम फटाफट सीधी लाइन खींच देते हैं। ओके है, तो सबसे पहला आया बच्चों डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ध्यान देना। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है समझना। और डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं? तो हमने कहा कि बच्चों डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि डायरेक्ट टैक्सेस आर लेव्ड ऑन individuals and companies। ठीक है, लीव या लाइफ बोलते हैं कोई कोई इसे, मतलब होता है लगाना। कि डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लगता है जल्दी से बताओ? एक ऐसा टैक्स जो किसी इंडिविजुअल और कंपनी के ऊपर लगता है। किसी इंडिविजुअल यानी किसी व्यक्ति या किसी कंपनी के ऊपर लगने वाले टैक्स को कौन सा टैक्स बोलते हैं बच्चों? डायरेक्ट टैक्स। यानी ये आपके ऊपर, मेरे ऊपर, या किसी कंपनी में, जिस कंपनी में हम काम करते हैं तो उनके ऊपर कोई टैक्स लग रहा है किसी इंस्टीट्यूट के ऊपर, तो उन टैक्सेस को क्या बोलते हैं बच्चों? डायरेक्ट टैक्स। पहला बात क्लियर हो गया। दूसरा कौन सा टैक्स है बच्चों? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो बच्चों ये किसी इंडिविजुअल और कंपनी पर नहीं लगता है, जबकि ये किस पे लगता है? ये लगता है बच्चों गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। लिखो इनडायरेक्ट टैक्स आर लीव ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ये किसके ऊपर लगते हैं बच्चों? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। लिखो, इसको हाईलाइट करो फटाफट कि इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो बच्चों गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगते हैं। जो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगने वाले टैक्स होते हैं उन्हें कौन सा टैक्स बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। पहली बात तो क्लियर हो गई होगी। डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? जो किसी इंडिविजुअल यानी किसी व्यक्ति और किसी कंपनी या संस्था के ऊपर लगते हैं उनको डायरेक्ट टैक्स। जो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगते हैं, जिन चीज़ों का हम यूज करते हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगता है उसे कौन सा टैक्स कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है क्या? दूसरा बच्चों डायरेक्ट टैक्स जिसके ऊपर लगाया जाता है ना, जिस भी व्यक्ति या जिस कंपनी के ऊपर लगाया जाता है, सिर्फ वही व्यक्ति पे कर सकता है, कोई दूसरा पर्सन पे
नहीं कर सकता। मतलब कि बर्डन ऑफ टैक्स, बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स, बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कांट बी शिफ्टेड या कैन नॉट बी शिफ्टेड, कांट बी शिफ्टेड, ये शिफ्टेड नहीं होता है। यानी जिसके ऊपर लगाया है सिर्फ उसी व्यक्ति को पे करना है, कोई दूसरा व्यक्ति पे नहीं कर सकता। जबकि द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस कैन बी शिफ्टेड, ये क्या हो सकता है, शिफ्टेड किया जा सकता है। यानी हम इसे एक व्यक्ति लगता किसी और के ऊपर है, पे कोई और करता है, तो उसे क्या बोलते हैं हमने, इनडायरेक्ट टैक्सेस। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल भी दिखाऊंगा, ठीक है क्या। तो जल्दी से बताओ क्या हुआ कि डायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन होता है वो क्या होता है बच्चों, कैन नॉट बी शिफ्टेड, ये शिफ्टेड नहीं होता। और ये क्या होता है बच्चों, कैन बी शिफ्टेड, ये शिफ्टेड हो सकता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्टेड होता है, जबकि डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्टेड नहीं होता है, ठीक है क्या। तीसरा एग्जाम्पल, आओ तीसरा डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस नंबर 3, जो ये होते हैं बच्चों बेसिकली दीज आर द प्रोग्रेसिव इन नेचर। क्या होते हैं ये बच्चों, प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। अब ये क्या होता है, बस वेट करो, फिर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ प्रोग्रेसिव इन नेचर। आप ऐसे समझ सकते हो बाबू, प्रोग्रेसिव वर्ड का मतलब होता है कि जैसे जैसे आपका इनकम लेवल बढ़ेगा ना, वैसे वैसे टैक्स का लेवल भी बढ़ता रहता है, ठीक है क्या। अभी एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, आ जाओ नीचे। मान लो आपका इनकम लेवल है, ठीक है, हम एक एज्यूम फिगर लेते हैं। मान लो कि आपकी इनकम 0 से लेकर 1 लाख रुपए के बीच में है। तो सरकार का ये कि अगर आप 0 से लेकर 1 लाख रुपए के बीच में कमा रहे हो पैसा, तो आपको टैक्स देना है 5%। कितने परसेंट देना है, 5%। अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए से ज़्यादा है और 5 लाख रुपए के बीच में है, 1 लाख से ज़्यादा और 5 लाख रुपए के बीच में है, तो आपको टैक्स देना है 10%। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है और 10 लाख से कम है, तो आपको टैक्स देना है 15%। और अबव 10 लाख, अगर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हो, 10 लाख रुपए से ज़्यादा, तो आपको देना होगा 20%। तो एक ऐसी इनकम जिसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इनकम लेवल के साथ साथ टैक्स रेट भी क्या होती है, इंक्रीज हो रही है। इनकम लेवल क्या था, 0 से 1 लाख, तो टैक्स की रेट क्या थी, 5%। इनकम लेवल क्या था, 1 लाख से 5 लाख, तो टैक्स रेट भी क्या हुई, 10%। फिर आपका इनकम लेवल 5 लाख से 10 लाख के बीच में हुआ, तो टैक्स कितना हुआ, 15%। और अगर आपने इनकम लेवल 10 लाख से ज़्यादा चला गया, तो आप सरकार को टैक्स दोगे 20%। तो इस तरह के टैक्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोग्रेसिव इन नेचर। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होते हैं जहाँ पे इनकम लेवल क्या होता है बच्चों, जैसे जैसे आपका इनकम लेवल इंक्रीज होता है वैसे वैसे ही आपका टैक्स रेट भी इंक्रीज होता है। उसी को क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स, यानी प्रोग्रेसिव इन नेचर के नाम से जानते हैं। फटाफट बता दो प्रोग्रेसिव इन नेचर का क्या मतलब हुआ। सर ऐसे टैक्स जिसमें इनकम लेवल के साथ साथ हमारा टैक्स रेट भी इंक्रीज होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव नेचर के टैक्सेस बोलते हैं। बात समझ में आ गई। जबकि बच्चों हमारा जो कौन सा टैक्स है, ये जल्दी बताओ, इनडायरेक्ट टैक्स है। बेसिकली दीज आर द प्रोपोर्शनल इन टैक्सेस। क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल इन नेचर, प्रोपोर्शनल इन नेचर, ये प्रोपोर्शनल इन नेचर होते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ समझाता हूँ, प्रोपोर्शनल वर्ड का क्या मतलब हुआ समझाता हूँ। आओ नीचे आओ, फटाफट आओ, एग्जाम्पल देखो इसका भी। प्रोपोर्शनल इन नेचर का मतलब ये हुआ कि जैसे बच्चों कि यहाँ पर है आपका इनकम, क्या है, इनकम। कहता है आप कितने रुपए कमाते हो, मैंने कहा साहब हम तो गरीब हैं, 10 कमाते हैं। सरकार कह रही है कि लाओ 5% टैक्स दे दो, ठीक है। फिर हमने कहा कि आप कितना कमाते हो, उनने कहा 20%। सरकार कह रही है आप भी लाओ 5% दे दो। फिर आपने कहा कितना कमाते हैं, आपने कहा 40,000, लाओ आप सर आप भी 5% दे दो। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इनकम तो हमारी इंक्रीज हो रही है, बट टैक्स का रेट जो है बच्चों वो कैसा है, जो टैक्स रेट है वो कैसी है बच्चों, कांस्टेंट है, कांस्टेंट।
टैक्स रेट कैसा है, कांस्टेंट है, तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल नेचर, जहां पे इनकम लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बट टैक्स कैसा है, टैक्स रेट कैसा है सर, कांस्टेंट है। तो इनकम तो बढ़ रही है लेकिन टैक्स की रेट कैसी है, कांस्टेंट, यानी वो ना बढ़ रही है और ना ही घट रही है। तो इस तरह के टैक्सेस को क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोपोर्शनल टैक्सेस। फटाफट बताओ प्रोपोर्शनल नेचर का मतलब क्या हुआ कि सर जहां पे इनकम तो इंक्रीज होती है बट टैक्स रेट कांस्टेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल। उम्मीद करता हूं दोनों आप समझ गए होंगे, ठीक है। फोर्थ इनके बच्चों एग्जाम्पल, फोर्थ क्या लिखना है आपको, इनके एग्जाम्पल, ठीक है। थोड़ा सा इधर कर देते हैं इसको, परफेक्ट, इसके एग्जाम्पल, ठीक है, लिखो इसके एग्जाम्पल। इनकम टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है, बहुत पूछा जाता है पेपर में, इनकम टैक्स कैसा है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है। इनकम टैक्स कैसा होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है। इनकम टैक्स कैसा होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। उसके बाद कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, तो कैपिटल गेन टैक्स कैसा होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है। फॉर एग्जांपल कि आपकी कंपनी है और आपकी कंपनी ने क्या कमाया है, प्रॉफिट, तो उस प्रॉफिट के ऊपर तो आपको ही टैक्स देना पड़ेगा, कोई दूसरा थोड़ा ना देना पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स कह सकते हो आप इस तरह के। तीसरा कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, तो क्या लिख दिया, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है बच्चों। कॉर्पोरेट टैक्स मतलब बिजनेस टैक्स, कि आपका एक बिजनेस है तो आपका बिजनेस है तो टैक्स भी तो आप ही पे करोगे, कोई दूसरा पे थोड़ा ना करेगा। तो इन सब टैक्सेस को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। एक और लिख लो चौथा, प्रॉपर्टी एंड वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी एंड वेल्थ टैक्स, ये कैसा टैक्स होता है, ये भी डायरेक्ट टैक्स होता है, जो हमारी प्रॉपर्टी या हमारी वेल्थ, धन संपदा के ऊपर लगता है। तो ये चार आपको एग्जांपल ध्यान रखने, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शुरू के तीन, यानी कैपिटल गेन टैक्स और ये कौन सा बच्चों, कॉर्पोरेट टैक्स। पेपर में पूछता है ये बहुत ज़्यादा, तो आप ध्यान रखना इसका भैया, फिर मत कहना कि सर ने बताया नहीं है, ये कराया नहीं है, ठीक है। आ जाओ, और इसके एग्जाम्पल, तो इसके एग्जाम्पल तो आप लोग बहुत अच्छे जानते हो, ये सब तो हम लोग पे करते रहते हैं। देखो आप लोगों को पता भी नहीं कि आप टैक्स पे करते हो। जीएसटी का नाम तो सुना ही होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है ये, जीएसटी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं बच्चों इसे, जीएसटी। ये कैसा टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। एक और लिख लो, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, जैसे आप मूवीज वगैरह में, थिएटर वगैरह में मूवी देखने गए हो तो क्या था, टिकट थी, मान लो ये टिकट है हमारी, ठीक है, और इस टिकट 100 रुपये की थी, ठीक है। तो थिएटर वाले ने क्या करा, आपसे ले लिए 20 रुपये, तो टिकट कितने का हो गया, 120 रुपये। अब जबकि टिकट का प्राइस कितने रुपये है, 100 रुपये, उसने 20 रुपये क्यों लिए, टैक्स दिया किसने, आपने, और लगा किसके ऊपर था, थिएटर के मालिक के ऊपर। पे तो आप कर रहे हो और लगाया टैक्स किसके ऊपर है, थिएटर के मालिक के ऊपर, तो लगाया किसी और पे कोई और कर रहा है। इस तरह के टैक्सेस को इनडायरेक्ट टैक्स, लगा है थिएटर के मालिक के ऊपर लेकिन उसकी वसूली किससे कर रहा है, वो देखो कितना चंट है, वो उसके पैसे वो आप लोगों से ले रहा है और आपको पता भी नहीं है। देखो थिएटर, आप जब टिकट लेने जाते हो ना तो उसके ऊपर लिखा रहता है इंक्लूडिंग टैक्स, वो तो लगाया था किसके ऊपर, थिएटर के मालिक के ऊपर, लेकिन उसकी वसूली किससे कर रहा है, आपसे कर रहा है, आप दो भैया। तो लगाया किसी और के ऊपर गया, पे कोई और कर रहा है। तो इस तरह के टैक्सेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनडायरेक्ट टैक्स। बात आ गई समझ में। तो ये चार डिफरेंस हो गए किसके बीच में बच्चों, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में, ठीक है। क्या इसे क्लोज कर देते हैं, इसे अब क्लोज कर देते हैं, ये हटाओ, हटा दो ना इसको, क्या हो गया ये, एक मिनट बच्चों, एक कंप्यूटर को ना कभी कभी ये ना हमें पढ़ाने नहीं देता है, बदमाश होता है आपकी तरह, नाटक करने लगता है, कहता पढ़ाने नहीं दूंगा मैंने कहा अच्छा ऐसे कैसे नहीं पढ़ाने दोगे भाई, बताओ, बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे भाई, क्यों कंप्यूटर महाशय, ठीक है। अमिताभ बच्चन से मिलवाना पड़ेगा इनको, कह रहा अमिताभ बच्चन से मिलवाओ, मैंने कहा मैं तो खुद ही नहीं मिला, तुम्हें क्या मिलाऊं, ठीक है। क्या एक और एग्जांपल लिख लो इसी बात पे बच्चों, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी,
ठीक है, इतना बहुत है। ओके है क्या? तो अब बच्चों जो यहाँ पे टेक्स्ट था वो कौन सा टेक्स्ट है? क्वेश्चन ये है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। बताओ बताओ बताओ, ये जो टेक्स्ट यहाँ पे है, यहाँ पे किस टेक्स्ट के बारे में बात हो रही है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, कौन से टेक्स्ट के बारे में बात हो रही है? डायरेक्ट टेक्स्ट या इनडायरेक्ट टेक्स्ट? तो सर कौन से टेक्स्ट के बारे में बात हो रही है? डायरेक्ट टेक्स्ट या इनडायरेक्ट टेक्स्ट? तो अब बताओ फटाफट, अब तो पढ़ लिया। बताओ ये जो टेक्स्ट था वो किसके ऊपर लगा है? प्रोडक्ट के ऊपर, यानी गुड्स के ऊपर। तो गुड्स के ऊपर जो टैक्स लगता है, प्रोडक्ट के ऊपर जो टैक्स लगता है, उस टैक्स को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। बहुत ही बढ़िया। तो ये कौन सा टैक्स है बच्चों? इनडायरेक्ट टैक्स है। तो साइड में लिखेंगे इसके, दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। लिखो लिखो लिखो, ये कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। ये कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो एनआईटी में नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? एक फॉर्मूला कि एनआईटी क्या होता है? एमपी और एफसी के बीच का डिफरेंस होता है। और दूसरा क्या हो गया कि एनआईटी बराबर क्या होता है? एनआईटी बराबर क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस 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 सब्सिडी। थोड़ा सा स्लाइड इधर कर लो और यहाँ पे लिख दो सब्सिडी, सब्सिडी। तो जल्दी से बता, एनआईटी बराबर नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडी। एनआईटी बराबर नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडी। हाईलाइट करोगे इसको, इसको हाईलाइट करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनडायरेक्ट टैक्स भी समझ चुके हैं क्या होता है, और सब्सिडी भी समझ चुके हैं क्या होता है, एनआईटी भी समझ चुके हैं क्या होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़िए, रिकॉल कीजिए। मैं मिलूंगा आपके साथ अगले वीडियो में। इनकम मेथड के कंसेप्ट को करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, बट पहले उससे पहले आप ये सारा रिकॉल कर आइएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच बच्चों, टाटा।